चंद्रपुर राज्य में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम था धर्मपाल, मंझले भाई का नाम श्यामल और सबसे छोटे भाई का नाम था करण। तीनों भाइयों के पिता का कुछ समय पहले देहांत हो चुका था। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई धर्मपाल पर आ गई थी। समय बीतता गया, तीनों भाइयों की शादी भी हो गई। धर्मपाल की पत्नी का नाम था ललिता, श्यामल की पत्नी का नाम रूपा और करण की पत्नी का नाम सीमा। करण बहुत सीधा और भोला इंसान था। वह अपने दोनों बड़े भाइयों को पिता समान मानता था। एक दिन तीनों भाई आंगन में बैठे थे। आज पिता की छोड़ी हुई संपत्ति का बंटवारा होना था। धर्मपाल गंभीर आवाज में बोला, देखो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारे का फैसला मैं करूंगा। तुम दोनों को मंजूर है ना? श्यामल तुरंत बोला, भैया आप बड़े हैं, आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। करण हाथ जोड़कर बोला, भैया आप दोनों मेरे लिए पिता समान हो। आप जो फैसला करेंगे मैं खुशी से मान लूंगा। धर्मपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोला, तो ठीक है, सबसे पहले खेतों का बंटवारा करते हैं। तीनों भाई खेतों की तरफ गए। उनके पास 2 बड़े खेत और एक लंबी मेड़ थी। धर्मपाल बोला, देखो 2 खेत हैं, इसलिए एक खेत मेरा और दूसरा श्यामल का, और जो मेड़ बची है वो करण की। श्यामल तुरंत हंस पड़ा। वाह भैया, क्या बढ़िया फैसला किया है। करण चुप खड़ा रहा। धर्मपाल उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ करण, तुम्हें मंजूर नहीं? करण धीरे से बोला, नहीं भैया, मुझे मंजूर है। इसके बाद तीनों भाई उस बड़े इमली के पेड़ के पास पहुंचे जिसे उनके पिता ने सालों पहले लगाया था। पेड़ में 2 बड़ी शाखाएं थीं और नीचे मजबूत जड़ें फैली हुई थीं। धर्मपाल बोला, इस पेड़ की एक शाखा मेरी, दूसरी शाखा श्यामल की और जड़ करण की। श्यामल फिर हंसने लगा। भैया आपके जैसा समझदार कोई नहीं। करण का दिल दुख से भर गया, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। अब तीनों भाई घर के पास पहुंचे। घर में 4 कमरे और ऊपर मिट्टी की छत थी। धर्मपाल बोला, 2 कमरे मेरे, 2 कमरे श्यामल के और ऊपर की छत करण की। ये सुनते ही सीमा की आंखें भर आईं, लेकिन करण ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। फिर श्यामल बोला, भैया पिताजी जो पैसे छोड़कर गए थे उनका क्या? धर्मपाल अंदर गया और एक पुराना संदूक लेकर आया। उसमें ढेर सारे सिक्के थे। कुछ नए थे और कुछ बहुत पुराने। धर्मपाल बोला, जो नए सिक्के हैं वो मेरे और श्यामल के, और जो पुराने बेकार सिक्के हैं वो करण के। इतना कहकर उसने 4 पुराने सिक्के करण के हाथ में रख दिए। करण उदास होकर बोला, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं यही ले लेता हूँ। जैसे ही करण घर के अंदर जाने लगा, धर्मपाल जोर से चिल्लाया, अरे रुको, बंटवारा हो चुका है। घर के अंदर रहने का हक सिर्फ हमारा है, तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, जाओ वहीं रहो। श्यामल और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। सीमा रोते हुए बोली, भैया ऐसा मत कीजिए, अभी अभी हमारी शादी हुई है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन दोनों भाइयों का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने करण और सीमा को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का अंधेरा गहरा चुका था। करण और सीमा गांव के बाहर नदी किनारे पहुंचे। दोनों ने टूटे हुए बांस और सूखी घास से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। ठंडी हवा चल रही थी। सीमा रोते हुए बोली, देख लिया अपने भाइयों का प्यार, सब कुछ छीन लिया हमसे। करण दुखी होकर बोला, वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनसे कैसे लड़ता। सीमा गुस्से में बोली, उन्होंने तुम्हारे हिस्से में क्या दिया? खेत की मेड़, पेड़ की जड़, घर की छत और 4 पुराने सिक्के। करण चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात दोनों भूखे पेट सो गए। और उधर धर्मपाल और श्यामल अपने बड़े घर में बैठकर जश्न मना रहे थे। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन चंद्रपुर के बाहर नदी किनारे बनी उस छोटी सी झोपड़ी में उदासी पसरी हुई थी। करण चुपचाप बाहर बैठा मिट्टी को देख रहा था। वही सीमा अंदर बैठकर रो रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं था, ना अनाज, ना पैसे, ना कोई सहारा। सीमा गुस्से में बोली, अब बताओ करण, कैसे चलेगा ये जीवन?
2 वक्त की रोटी तक नहीं है हमारे पास। करण धीरे से बोला। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा सीमा। सीमा ताने मारते हुए बोली। काम? तुम्हारे भाइयों ने तो सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या आया? मेड़, जड़, छत और 4 पुराने सिक्के। करण चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने उन 4 पुराने सिक्कों को हाथ में लिया और बोला। मैं गांव के मुखिया के पास जाता हूँ, शायद इन सिक्कों के बदले कुछ पैसे मिल जाएं। सीमा उदास होकर बोली। जाओ, शायद भगवान को हम पर दया आ जाए। करण उम्मीद लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो गांव के मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया ने उसे देखकर पूछा। अरे करण, तुम यहाँ कैसे? करण ने कांपते हाथों से सिक्के आगे बढ़ाए। मुखिया जी, क्या इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए पैसे मिल सकते हैं? मुखिया ने सिक्के ध्यान से देखे, फिर गहरी सांस लेकर बोला। करण, ये सिक्के अब किसी काम के नहीं हैं, अब ये चलन में नहीं रहे। करण की आंखें भर आईं। वह दुखी होकर बोला। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है। मुखिया को उस पर दया आ गई। वो बोला। मैंने तुम्हारे बंटवारे की बात सुनी थी। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। करण चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। मुखिया फिर बोला। कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करना, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। करण की आंखों में हल्की उम्मीद जगी। वो बोला। धन्यवाद मुखिया जी, हम दोनों मेहनत से काम करेंगे। मुखिया मुस्कुराया। और ये सिक्के अपने पास रखो, शायद एक दिन यही तुम्हारी किस्मत बदल दे। करण वापस झोपड़ी की तरफ लौट आया। सीमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही करण अंदर आया, सीमा जल्दी से बोली। क्या हुआ? कुछ पैसे मिले? करण उदास होकर बोला। नहीं, सिक्के बेकार निकले। सीमा का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर करण बोला। पर मुखिया जी ने हमें काम दे दिया है। ये सुनकर सीमा थोड़ी शांत हुई। अगले दिन से दोनों पति पत्नी मुखिया के खेतों में काम करने लगे। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत, तेज धूप, पसीने से भीगे कपड़े, लेकिन फिर भी दोनों मेहनत करते रहे। धीरे धीरे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलने लगी। एक दिन दोपहर को दोनों खेत के किनारे बैठकर सूखी रोटी खा रहे थे। तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़ते हुए उनके पास आकर बैठ गई। सीमा बोली। लगता है इसे भूख लगी है। उसने अपनी रोटी का थोड़ा हिस्सा तोड़कर चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया कुछ देर दोनों को देखती रही, फिर दाने खाकर उड़ गई। शाम को काम खत्म करके दोनों वापस झोपड़ी में पहुंचे। रात गहरा चुकी थी। अचानक सीमा बोली। सुनो करण, एक फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। करण हैरान होकर बोला। इस वक्त कहाँ जाना है? सीमा मुस्कुराई। आज तुम्हें तुम्हारा असली हक दिलाना है। करण कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो फावड़ा उठाकर सीमा के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों उस मेड़ के पास पहुंचे जो बंटवारे में करण को मिली थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सीमा मेड़ की तरफ देखकर बोली। ये मेड़ किसकी है? करण बोला। हमारी। सीमा फिर बोली। तो इसे रखें या तोड़े, ये फैसला भी हमारा होगा। करण अचानक समझ गया। उसकी आंखें फैल गईं। सीमा बोली। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। अब समय आ गया है कि उन्हें उनकी चालाकी का जवाब मिले। करण कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने फावड़ा उठाया और मेड़ तोड़ना शुरू कर दिया। रात का गहरा अंधेरा था। चंद्रपुर के खेतों में सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। करण और सीमा लगातार फावड़े से मेड़ तोड़ रहे थे। धीरे धीरे पूरी मेड़ टूट गई। जैसे ही मेड़ टूटी, खेतों का सारा पानी बहने लगा। पानी तेजी से बाहर निकलता गया। सीमा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह बोली। जिस तरह उन्होंने हमारा जीवन उजाड़ा, अब उन्हें भी दर्द समझ आएगा। करण कुछ देर तक बहते पानी को देखता रहा। उसके मन में डर भी था, लेकिन भाइयों की बेइज्जती याद आते ही उसका दिल कठोर हो गया। दोनों रात के अंधेरे में वापस अपनी झोपड़ी लौट आए। अगली सुबह धर्मपाल और श्यामल खेतों की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत सूख चुके थे, सारा पानी बह चुका था, हरी भरी फसल मुरझाने लगी थी। धर्मपाल जोर से चिल्लाया। हे भगवान, ये क्या हो गया? श्यामल घबराकर बोला। भैया, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। दोनों भागकर मेड़ के पास पहुँचे। पूरा मेड़ टूटा पड़ा था। धर्मपाल गुस्से से कांपने लगा।
ये काम जरूर करण ने किया है। श्यामल दांत पीसते हुए बोला। उसने हमसे बदला लिया है। दोनों दुखी होकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नियां घबरा गईं। ललिता बोली, क्या हुआ जी? धर्मपाल सिर पकड़कर बैठ गया। सब खत्म हो गया, फसल बर्बाद हो गई। रूपा डरते हुए बोली। अब क्या होगा? श्यामल अचानक बोला। घबराओ मत, हमारे पास अभी इमली का पेड़ है, उसमें इस बार खूब फल आए हैं। धर्मपाल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ, अगर इमली बिक गई तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। उधर झोपड़ी में सीमा चुपचाप मुस्कुरा रही थी। करण बोला। तुम्हारी चाल काम कर गई। सीमा बोली। अभी तो बस शुरुआत है। करण थोड़ा डरते हुए बोला। लेकिन अगर भाइयों को पता चल गया तो? सीमा गुस्से में बोली। जब उन्होंने हमें घर से निकाला था तब क्या उन्हें हमारे दुख का एहसास था? करण चुप हो गया। शाम होते ही सीमा फिर बोली। चलो आज दूसरा काम करना है। करण हैरान होकर बोला। अब क्या? सीमा कुल्हाड़ी उठाते हुए बोली। आज उस इमली के पेड़ की बारी है। दोनों अंधेरे में चुपचाप उस बड़े पेड़ के पास पहुँचे। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ पर ढेर सारी इमली लटक रही थी। सीमा बोली। इस पेड़ की जड़ किसकी है? करण धीरे से बोला। हमारी। सीमा मुस्कुराई। तो फिर जड़ को काटने का हक भी हमारा है। करण कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई। ठाक 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 कुल्हाड़ी की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। कुछ ही देर में पेड़ हिलने लगा और फिर धड़ाम पूरा पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर धर्मपाल और श्यामल घर से दौड़ते हुए बाहर आए। पेड़ को गिरा देखकर दोनों के होश उड़ गए। तभी उनकी नजर करण और सीमा पर पड़ी। धर्मपाल गुस्से से चिल्लाया। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों कर रहे हो? श्यामल ने करण का गला पकड़ लिया। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सीमा बीच में आकर बोली। हाथ मत लगाना। पेड़ की जड़ हमारी थी, हम उसे रखें या काटें ये हमारा अधिकार है। धर्मपाल गुस्से से कांपने लगा। वो बोला। अब फैसला राजा करेंगे। दोनों भाइयों ने करण और सीमा को पकड़ लिया। उस रात उन्हें एक कमरे में बांध कर रखा गया। करण डरते हुए बोला। सीमा, अब क्या होगा? सीमा शांत आवाज में बोली। अब सच का फैसला होगा। सुबह होते ही धर्मपाल और श्यामल दोनों उन्हें लेकर रत्नगढ़ दरबार की तरफ निकल पड़े। सुबह का समय था। रत्नगढ़ के विशाल दरबार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों तरफ सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी धर्मपाल और श्यामल करण और सीमा को पकड़कर दरबार में ले आए। धर्मपाल गुस्से में बोला। महाराज, इन दोनों ने हमारे खेत बर्बाद कर दिए और हमारा इमली का पेड़ भी काट डाला। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने कठोर नजरों से करण की ओर देखा और पूछा। क्या ये सच है? करण डरते हुए बोला। जी महाराज, पेड़ हमने ही काटा था। इतना सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा क्रोधित होकर बोले। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी सीमा आगे आई। उसने हाथ जोड़कर कहा। महाराज, अगर अनुमति हो तो हम पूरी सच्चाई बताना चाहते हैं। राजा ने सिर हिलाया। फिर सीमा ने रोते हुए शुरू से सारी कहानी सुनाई। कैसे संपत्ति का बंटवारा हुआ, कैसे करण को सिर्फ मेड़, पेड़ की जड़ और टूटी छत दी गई और कैसे दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया। पूरा दरबार शांत होकर सुनता रहा। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर सीमा बोली। महाराज, जब मेर हारे हिस्से में थी तो उसे तोड़ने का अधिकार भी हमारा था, और जब पेड़ की जड़ हमारी थी तो उसे काटने का हक भी हमारा था। इतना सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। धर्मपाल और श्यामल के चेहरे उतर गए। राजा सिंहासन से खड़े हो गए और जोर से बोले। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अपने ही छोटे भाई के साथ छल किया, उसका अधिकार छीन लिया और अब उसी पर आरोप लगा रहे हो। दोनों भाई डरकर घुटनों पर गिर पड़े। महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन राजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया। आज से संपत्ति का नया बंटवारा होगा। खेत 3 बराबर हिस्सों में बांटे जाएंगे। घर और धन में भी करण का बराबर अधिकार होगा। करण और सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वर्षों बाद उन्हें न्याय मिला था। राजा ने अंतिम चेतावनी दी। अगर दोबारा छोटे भाई के साथ अन्याय किया तो कठोर दंड मिलेगा। दरबार समाप्त हो गया। बाहर निकलते समय सीमा मुस्कुराकर बोली। देखा करण, भगवान देर करता है लेकिन न्याय जरूर करता है। समय बीतता गया।
अब करण अपने हिस्से के खेत में मेहनत करने लगा। सीमा उसके साथ हर कदम पर खड़ी रही। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में उनका घर खुशियों से भर गया। उधर धर्मपाल और श्यामल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन दोनों भाई करण के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, भाई हमें माफ कर दो, लालच ने हमारी आंखें बंद कर दी थीं। करण ने मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। उस दिन वर्षों की नफरत खत्म हो गई और परिवार फिर से एक हो गया। कहानी हमें यही सिखाती है, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।